नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया का जैसे पावर बैलेंस ही बिगाड़ दिया है। एक अघोषित शीत युद्ध चल रहा है जिसमें एक ध्रुव पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है और अब तो बाकी देश भी एक एक कर इसमें कूदने लगे हैं। एक तरफ यूरोपियन यूनियन के देश हैं जो WHO पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हैं जो चीन के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। और इस सब के बीच दुनिया बहुत असमंजस में देख रही है कि अब आगे क्या होने वाला है। कोरोना काल में दुनिया पर छाया नए शीत युद्ध का खतरा। Well, Charlie, there are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know. 40 साल के सबसे खराब दौर में पहुंचा चीन अमेरिका संबंध। So in favor of China. China took off. ट्रंप का ऐलान, कोरोना वायरस पर्ल हार्बर और 9/11 हमले से भी ज्यादा खतरनाक। दक्षिणी चीन सागर पर चीन अमेरिका आए आमने सामने। अमेरिका को धमकाने दक्षिण चीन सागर में गरजे चीनी युद्धपोत। अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, चीन कोरोना से भटका रहा है ध्यान। चीनी सरकारी एजेंसी के नए खुलासे से उड़ी जिनपिंग की नींद। रिपोर्ट में दावा, 1989 की तरह पूरी दुनिया में ड्रैगन के खिलाफ माहौल। एक तरफ पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। ट्रंप ने खुला ऐलान कर दिया है कि ये हमला अमेरिका पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले पर्ल हार्बर और 9/11 से भी बड़ा है। अमेरिका के पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि चीन ने ही कोरोना फैलाया है। ट्रंप की धमकी के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चीन के कोरोना कांड पर नया सबूत पेश कर भूचाल ला दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना काल ने दुनिया को नए शीत युद्ध की ओर धकेल दिया है? अमेरिका के नए खुलासे के बाद क्या चीन कोरोना पर बुरी तरह फंस गया है? चीनी सरकारी एजेंसी की खुफिया रिपोर्ट से जिनपिंग सरकार क्यों डरी हुई है? महामारी के बीच दो परमाणु पनडुब्बियां चीनी सेना में क्यों शामिल हुईं? दक्षिणी चीन सागर में चीनी नौसेना बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास क्यों कर रही है? सवाल यह भी है कि चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध में भारत की भूमिका क्या होगी? कोरोना वायरस से जब से पूरी दुनिया में यह हाहाकार मचा है तब से ही चीन घिरता रहा है। सवाल उसकी तरफ उठाए जाते हैं कि आखिर क्यों उसने जानकारी छुपाई और अधूरी जानकारी इस पूरी दुनिया को दी। अब जिस तरह की और बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें चीन का बचना बहुत मुश्किल नजर आता है। This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. And it should have never happened. Could have been stopped at the source. Could have been stopped in China. It should have been stopped right at the source. And it wasn't. Okay. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को अमेरिका पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है। ट्रंप के अनुसार यह हमला पर्ल हार्बर और 9/11 आतंकी हमले से भी बड़ा है। पर्ल हार्बर हमला अमेरिकी इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर जापान ने अचानक हवाई हमला किया था। इस हमले में करीब 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका को विश्व युद्ध में कूदना पड़ा था। अमेरिकी इतिहास में 9/11 सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 11 सितंबर 2011 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का ऐलान किया।
कोरोना वायरस से अमेरिका में हर रोज सैकड़ों मौतें हो रही हैं। ऐसे में ट्रंप जब ऐलान कर रहे हैं कि कोरोना वायरस मेड इन चाइना वायरस है और ये अमेरिका पर पर्ल हार्बर और 9/11 से भी बड़ा हमला है, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका चीन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है? क्या कोरोना अमेरिकी इतिहास का नया टर्निंग पॉइंट साबित होगा? That it would help a great deal if the Chinese government would open up and allow inspectors and investigators to go there in full transparency so that the world can know the actual original source of this so that we can apply the lessons learned and prevent outbreaks in the future. दूसरे विश्व युद्ध के बाद वियतनाम युद्ध में अमेरिका के सबसे ज्यादा करीब 58,000 सैनिक मरे थे। इस लिहाज से देखें तो कोरोना वायरस से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। यूरोप में हर तरफ तबाही ही तबाही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। चीन के खिलाफ हर तरफ भयानक आक्रोश है। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से छपी एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन को शुरू से ही पता था कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। सब कुछ जानते हुए भी उसने दुनिया से तब तक सच छुपाए रखा जब तक इस महामारी ने पूरी दुनिया को अपने प्रकोप में नहीं ले लिया। ये जो अमेरिका की जो ये त्रासदी है, ये अमेरिका की सबसे बड़ी त्रासदी है। ये पर्ल हार्बर से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी है, 9/11 से भी बहुत बड़ी है। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी हुई थी वो वियतनाम वॉर में हुई थी कि जिस समय अमेरिका के 58,000 सैनिक मारे गए थे। लेकिन ये जो कोरोना की त्रासदी है, कोरोना से जो मृत्यु का आंकड़ा है, ये ऑलरेडी अब तक 75,000 से भी ज़्यादा पहुंच चुका है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्वयं इसको माना है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के सीक्रेट दस्तावेज के हवाले से अमेरिकी मीडिया में एक खबर छपी है। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो चौंकाने वाली हैं। रिपोर्ट से 2 बातें साफ होती हैं। पहली, चीन की कथनी और करनी में कितना फर्क है, और दूसरी, ट्रंप के दावे में कितना दम है। Well, Charlie, there are a lot of ways you can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know, and we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigations. रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस से बचने के लिए ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट, सर्जिकल गाउन और वेंटिलेटर की पूरी दुनिया में भारी डिमांड है। लेकिन चीन ने इन सामानों को जनवरी में न सिर्फ दुनिया भर में निर्यात बंद किया, बल्कि इसे आयात कर स्टॉक भी जमा कर लिया। जबकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वो पूरी दुनिया में इन सामानों की सप्लाई करता है। जनवरी में दुनिया को कोरोना की जानकारी देने से पहले चीन ने सर्जिकल मास्क का आयात 278%, सर्जिकल गाउन का 72% और सर्जिकल ग्लव्स का आयात 32% बढ़ा दिया। जबकि खुद के बनाए सर्जिकल ग्लव्स का निर्यात उसने 48%, गाउन का 71%, फेस मास्क का 48%, वेंटिलेटर्स का 45%, थर्मामीटर का 53% और कॉटन बॉल्स का 58% कम कर दिया। सवाल यह है कि चीन ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे उसका मकसद क्या था? बात जो जानकारी छुपाई रखी गई, उससे बाकी देशों को बहुत ज्यादा हानि हुई, क्योंकि अगर उनको पता लग जाता, 1 महीने पहले पता लग जाता, 6 हफ्ते पहले पता लग जाता, तो जो समय मिल जाता उनको इस विकट समस्या से का समाधान ढूंढने के लिए और इससे निपटने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो चीन के इस जो नॉन ट्रांसपेरेंसी थी, जो नहीं बताया, उसके कारण जो लोगों को नुकसान पहुंचा वो इस बात का है कि वो एक इतनी भारी विविधता, जो कि अभी तक ऐतिहासिक रूप से अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसी बड़ी विकट विविधता जो है उनके पास आई, लोगों के पास आई, हमारे देश में भी आई। 2030 के शतक में चाइना की योजना है कि चांद पर वो ह्यूमन बीइंग को भेजेंगे।
तो ये सब उसी की तैयारियां हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि कोरोना के बावजूद चाइना में सब कुछ नॉर्मल है और उनके रिसर्च प्रोग्राम बरकरार है। न्यूज एजेंसी को मिले 4 पन्नों वाले दस्तावेज के मुताबिक चीन के नेताओं ने जनवरी की शुरुआत में दुनिया भर से इस वैश्विक महामारी की गंभीरता जानबूझकर छिपाई। इन दस्तावेजों पर 1 मई की तारीख है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने जनवरी के आखिर तक विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह सूचना नहीं दी कि कोरोना वायरस संक्रामक है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नतीजे 95% इस संभावना पर आधारित हैं कि आयात और निर्यात नीति में चीन के बदलाव बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। Right now, it's a relationship of disappointment and frustration because the president has said how frustrated he is that some of the decisions of China put American lives at risk. अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में भी 5 आइज इंटेलिजेंस का एक डॉसियर छपा है। इसमें दावा किया गया है कि बीजिंग ने कोविड-19 के शुरुआती चरण में जानकारी छिपाई। द 5 आइज नेटवर्क 5 देशों का एक इंटेलिजेंस गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस शामिल हैं। द 5 आइज नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में वुहान से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की जांच की है। 15 पेज के लीक हुए डॉसियर में कहा गया है कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में तमाम सोशल मीडिया पोस्ट का नामो निशान तक मिटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दिसंबर में इंसानों से इंसानों में कोरोना संक्रमण के सबूत मिलने के बावजूद 20 जनवरी तक पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा। दुनिया भर में घिरने के बाद चीन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। 事实呢是十分清楚的，中方始终秉持公开、透明、负责任的态度，向世卫组织和包括美国在内的国家和地区及时的通报疫情，分享病毒基因的序列，积极的开展国际防控合作。中方呢还在克服自身困难的同时，向有关国家提供了大量的医疗防护物资，比如。 तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका पर हमला कहा, लेकिन चीन ने भी शुरुआत से अपना बचाव किया है। चीन ने हमेशा कहा कि अमेरिका जो है उसने चेतावनी को सुना नहीं और अब वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चीन पर आरोप मढ़ रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने शी जिनपिंग को आजकल बहुत परेशान करके रखा है। घबरा गया है ड्रैगन, परेशान है चीन। अमेरिका के लगातार हमले से पसोपेश में है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, अमेरिका ही नहीं, कोरोना के संक्रमण काल में पूरी दुनिया ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। The World Health Organization, just like the World Trade Organization, I'm telling you, I call them, they have been treating the United States for decades so badly, and they've been so in favor of China. China took off when it joined the World Trade Organization. बीजिंग के लाल गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन के खिलाफ दुनिया भर में आक्रोश की लहर तेज है। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट को चीन की संस्था CICIR ने ही तैयार किया है, जो सुरक्षा मंत्रालय से जुड़ा एक थिंक टैंक है। चीन की संस्था CICIR की रिपोर्ट में कई ऐसे दावे किए गए हैं जिसमें शी जिनपिंग की नींद उड़ गई है। इस रिपोर्ट को पिछले महीने ही तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1989 के तियानमेन स्क्वायर के बाद जिस तरह चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एक हो गई थी, उससे भी कहीं ज्यादा चीन विरोधी लहर कोरोना की वजह से है। रिपोर्ट में चेताया भी गया है कि अमेरिका के साथ टकराव के लिए चीन को तैयार रहना चाहिए। चाइना के एक प्रमुख थिंक टैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के माध्यम से चाइनीज लीडरशिप के सामने एक रिपोर्ट पेश की है, और उस जो पेश जिनको की गई है उसमें ज़ीपेंग भी शामिल है, जिसमें 4-5 मुख्य चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहले कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया आज चाइना के खिलाफ हो गई है। दोनों ग्लोबल पावर जो सुपर पावर्स हैं, चाइना और अमेरिका के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। इससे बीजिंग की सरकार बड़े पैमाने पर चिंतित है, जबरदस्त प्रोपेगेंडा कर रही है इससे अपने आप को बचाने। 4 जून 1989 को कम्युनिस्ट पार्टी के उदारवादी नेता
हु याओबैंग की मौत के खिलाफ हजारों छात्र तियानमेन चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। 3 और 4 जून की दरमियानी रात को चीनी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, उन पर टैंक तक चढ़ा दिया। यूरोपीय मीडिया के अनुसार इस घटना में 10,000 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा फूट पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की वजह से इस बार लोगों में तियानमेन नरसंहार से भी ज्यादा गुस्सा है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐसे किसी भी रिपोर्ट की जानकारी होने से इनकार किया है। ये कोई पहला मौका नहीं जब चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ा हो। हांगकांग, ताइवान और दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों को लेकर भी अमेरिका और चीन आमने सामने रहे हैं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में भी चीन की बाहें मरोड़ने के लिए दक्षिण चीन सागर में जापान और अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही साझा सैन्य अभ्यास किया। इसका मेन क्लेमेंट तो चीन है, जो कि हिस्टोरिकल ग्राउंड पर और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इसको क्लेम करता है। लेकिन 6 और भी देश हैं, जिसमें ताइवान है, जिसमें वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये 7 ऐसे देश हैं जिनका क्लेम साउथ चाइना सी पर है। चाइना की दिलचस्पी दोहरी है। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, दुनिया का 1/3 शिपिंग ट्रेड हर साल साउथ चाइना सी के जरिए गुजरता है, तो जाहिर है जो इसको कंट्रोल करेगा उस ट्रेड को भी कंट्रोल करेगा। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी दखल से बौखलाए चीन ने भी बड़े पैमाने पर यहां पर युद्ध अभ्यास किया। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जब पूरी दुनिया थमी हुई है, चीन ने 2 नई परमाणु पनडुब्बियां सेना में शामिल की हैं। ये दोनों पनडुब्बियां चीनी नौसेना की 71वीं वर्षगांठ पर शामिल हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए परेशान है, उस दौर में भी चीन अपनी सेना को मजबूत करने में क्यों जुटा है? क्या ये दुनिया पर मंडरा रहे नए शीत युद्ध का असर है? चीन की हर गतिविधि पर पूरी दुनिया की नजर है। वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, किस वजह से कह रहा है, वजह जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आजकल सब पसुपेश में है कि जब पूरी दुनिया एक महामारी से lड़ रही है, तब चीन अंतरिक्ष में क्या कारनामा करना चाहता है। दुनिया को कोरोना का झटका देकर अंतरिक्ष के सपने देख रहा है चीन। दुनिया में महामारी फैलाकर चीन चला मिशन मून पर। अमेरिका को पीछे छोड़ चांद पर स्पेस स्टेशन बना रहा है चीन। पूरी दुनिया में वुहान से निकले वायरस ने तबाही मचा रखी है। बड़े बड़े विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अमेरिका परेशान है, रूस हैरान है, ब्रिटेन में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन वायरस के कहर की फिक्र चीन को न पहले थी न अब है। उसे तो कोरोना से परेशान दुनिया की नजरों के सामने अपनी बादशाहत का लोहा मनवाना है। इसी दिशा में महामारी के बीच चीन ने अंतरिक्ष में एक रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। चीन के बड़े मालवाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B ने 5 मई को अंतरिक्ष के लिए अपनी पहली उड़ान की। चीन ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान के प्रोटोटाइप और कार्गो रिटर्न कैप्सूल को अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए भेजा है। इसको लॉन्च करने के 2 उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य, इससे पहले चाइना के 2 लॉन्च फेल हो चुके हैं। दूसरा उद्देश्य, कोरोना वायरस के बाद जो मैनेजमेंट में परिवर्तन लाया गया था, चाइना देखना चाहता है कि उस परिवर्तन के बाद क्या उनकी लॉन्च सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं। चाइना का उद्देश्य है मार्स पर पहुंचना। अंतरिक्ष विज्ञान के जानकार बता रहे हैं कि रॉकेट के साथ चीन ने जो स्पेस क्राफ्ट भेजा है वो अमेरिका के डीप स्पेस ओरायन कैप्सूल के जैसा है, जिसको अमेरिका अभी बनाने की कोशिश ही कर रहा है। यानी कोरोना के दर्द से छटपटाते अमेरिका पर चीन ने मनोवैज्ञानिक हमला बोला है। साफ है कि चीन का मकसद सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देश अमेरिका को चेतावनी देना है कि अब नंबर 1 की दौड़ में चीन सबसे आगे आ रहा है।
इस अंतरिक्ष मिशन के जरिए चीन आने वाले 10 साल में चांद पर न सिर्फ इंसान उतारना चाहता है, बल्कि चांद की सतह पर स्पेस स्टेशन भी बनाना चाहता है। इससे पहले अभी तक 1969 में सिर्फ अमेरिका ने ही चांद पर मानव मिशन भेजा था। पूरी दुनिया लड़ रही है एक महामारी से। पूरी दुनिया इस उलझन में है कि कोरोना पर जीत कैसे हासिल करें, लेकिन चीन ने अपनी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। पर दुनिया अब चौकन्नी है, खासकर जिस तरह की ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच चलती रही है। अब भारत का रोल उसमें क्या होगा, भारत की भूमिका क्या होगी, क्योंकि चीन से बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसी जो निकलना चाहती हैं। भारत में उनके आने को लेकर तैयारियां क्या की गई हैं, क्या प्लानिंग है, वो भी देखिए। महामारी फैलाकर मनी कमाने वाले चीन को जोर का झटका धीरे से। एक 1000 बड़ी कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर उठाने को तैयार। एक 1000 से ज्यादा कंपनियों से मोदी सरकार ने साधा संपर्क। फैक्ट्रियों के लिए 4,61,000 हेक्टेयर जमीन देगी मोदी सरकार। कोरोना काल में भारत का कमाल, पीपीई किट बनाने का बना चैंपियन। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बाद चीन के कारोबार पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में जिस तरह का गुस्सा है, उससे साफ है कि अब दिग्गज कंपनियां चीन में ज्यादा दिन तक कारोबार नहीं कर पाएंगी। ऐसे में इन कंपनियों का अगला ठिकाना क्या भारत हो सकता है? चाइना पे इन्वेस्टमेंट और कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे देश अलग अलग देशों में पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उसमें मेरे ख्याल से भारत के लिए बहुत बड़ी संधि है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला, जैसे IMF ने कहा है, बाकी सब देश जब निगेटिव ग्रोथ कर रहे हैं इस साल, तब पोस्ट कोरोना भी इंडिया कम से कम 1 से 2% तक ग्रो करेगी। दूसरी बात, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, वहाँ पे इंडिया में कंजम्पशन होना, ये भी एक इंसेंटिव है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और तीसरी बात, इंडिया में अभी केंद्र सरकार और बहुत सारे राज्य सरकार इस चीज़ से जगे हुए हैं, इस चीज़ के लिए उत्सुक है कि वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे और उसके लिए रिफॉर्म्स करें। कोरोना की वजह से दुनिया भर की तमाम कंपनियां चीन की बजाय कहीं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की योजना बना रही हैं। इसे भारत सरकार एक बड़ा मौका मानते हुए इन कंपनियों को लुभाने में जुट गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अकेले अमेरिका की 1000 कंपनियों को भारत बुलाने की योजना पर मोदी सरकार काम कर रही है। ये कंपनियां 550 से अधिक उत्पाद बनाती हैं। इन कंपनियों में अमेरिका की दिग्गज मेडिकल डिवाइस कंपनी एबॉट लैबोरेटरीज भी शामिल है। सरकार का मुख्य फोकस मेडिकल इक्विपमेंट आपूर्तिकर्ता, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्सटाइल्स, लेदर और ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनियों को आकर्षित करने पर है। 1000 से ज़्यादा कंपनियां इन्वेस्टमेंट इंडिया में करे, इसको परस्यू कर रही है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट आए, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें कुछ सेक्टर्स ज़्यादा मायने रखते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं। इन सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की अपेक्षा है। पर इसके साथ साथ इंडिया के लिए ये भी ज़रूरी है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स हम ला पाएँ, जैसे कि टेक्सटाइल है। सरकार अगर इन कंपनियों को भारत लाने में सफल रहती है तो इससे लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर योगदान को वर्तमान के 15% से बढ़ाकर
25% तक ले जाने में भी मदद मिलेगी। महामारी के कारण देश में 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। चीन छोड़ने जा रही कंपनियों के लिए भारत ने बाहें फैला दी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए मोदी सरकार ने एक लैंड पूल तैयार किया है, जो आकार में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग से 2 गुना और दिल्ली से करीब 3 गुना बड़ा होगा। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक बड़े फैसले के तहत कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया था। नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 17% पर ला दिया था, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती के साथ साथ देश भर में लागू जीएसटी से उम्मीद है कि चीन से निकलने वाली कंपनियां भारत की ओर रुख करेंगी। फिस्कल इंसेंटिव्स, जैसे कि वित्त मंत्री महोदया ने पिछले बजट में ये घोषित किया था कि कॉरपोरेट टैक्सेस के रेट्स घटाए गए हैं, इसका जरूर फायदा होगा। दूसरी बात ये भी है, जो नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स हैं, जैसे कि कई सारे कंप्लायंसेस का सामना करना पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डेटर होते हैं, थोड़ा सा डरते हैं इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में। उस कंप्लायंस बर्डन को कम करना जरूरी है। कोरोना संकट के बाद मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बन सकता है भारत, इसका भी ट्रेलर भारत ने कोरोना काल में ही दिखा दिया है। दरअसल जिन चीजों के लिए भारत हमेशा पूरी तरह से चीन समेत दूसरे देशों पर निर्भर था, आज उसी फील्ड में भारत ने अपना सिक्का जमा दिया है। कोरोना वायरस के फैलने से पहले भारत पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई किट की सप्लाई के लिए विदेशों की तरफ देखता था। भारत में मार्च से पहले क्लास 3 लेवल पीपीई किट नहीं बनते थे, लेकिन अब कोरोना वायरस ने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है। कोरोना वायरस के प्रसार के बीच विदेशों से 52,000 किट मंगवाए गए थे, लेकिन जिस तेजी से कोरोना के मामले सामने आए, ये विदेशी पीपीई किट कम पड़ने लगे। अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर पीपीई किट तैयार किए जाते हैं और भारत यहीं से आयात करता था, लेकिन अब भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय मानक के पीपीई किट बनाए जा रहे हैं। अगर प्रोडक्शन के आंकड़ों को देखें तो आज भारत दुनिया में पीपीई किट बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में फिलहाल WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक 106 मैन्युफैक्चरर पीपीई किट बनाने के काम में जुटे हैं। यही नहीं, देश में बेहद कम लागत पर बेहतरीन क्वालिटी के पीपीई किट तैयार किए जा रहे हैं। मार्च के आखिरी हफ्ते में WHO से भारत को पीपीई किट बनाने की हरी झंडी मिली थी और ये सब कुछ पिछले 2 महीने में हुआ है, जो ये बताने के लिए काफी है कि भारत चीन से मैन्युफैक्चरिंग किंग का ताज छीनने के लिए तैयार है। चीन की नीतियां हमेशा ही विस्तारवादी रही हैं, यानी कि उसकी कोशिश रही है कि इंच इंच करके ही वो अपने पड़ोसी देशों की जमीन को हथिया लिया करे। अब उसका जो 1 रोड 1 बेल्ट परियोजना है, उसे लेकर किस तरीके से कोरोना का कनेक्शन जुड़ रहा है वो भी देखिए। भले ही इटली जितना दूर देश क्यों ना हो, लेकिन अब 1 बेल्ट 1 रोड 1 वायरस का इल्जाम लग रहा है। चीन से फैले कोरोना वायरस को लेकर धीरे धीरे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक चौंकाने वाला खुलासा यह है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट 1 बेल्ट 1 रोड में जो देश शामिल हैं, सबसे पहले उसी देश में कोरोना ने तबाही मचाई। चीन के बाद ईरान, इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस ने तेजी से प्रसार किया। एक रिपोर्ट के अनुसार इटली और ईरान में इस संक्रमण के फैलने में चीन के 1 बेल्ट 1 रोड परियोजना का बड़ा योगदान है। चीन से दूर होने के बावजूद इन दोनों मुल्कों में कोरोना वायरस के फैलने की वजह OBOR को ही बताया जा रहा है। तो इस सब का आप देख सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष हुआ कि
ईरान में बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए, फिर इटली में और यूरोप के कुछ देशों में जिनका चीन के साथ ज्यादा संपर्क रहा, वहां लोग संक्रमित हुए। चीन पिछले कुछ समय से अपने सामरिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इटली और ईरान दो ऐसे मुल्क हैं जो इस परियोजना के बड़े हिस्सेदार हैं। इटली ने बुनियादी ढांचे से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, यहाँ तक कि अपने 4 बड़े बंदरगाहों को भी चीन के लिए खोल रखा है। इटली में लोम्बार्डी और टुस्कैनी दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज्यादा चीनी निवेश हुआ है। इटली में 31 जनवरी को कोरोना संक्रमण का जो पहला मामला सामने आया वो भी यहीं पर था। बाकी देशों की तुलना में चीन सबसे ज्यादा, खासकर ये मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा प्रभावित है। ईरान सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो ईरान में ऐसा क्या हुआ? तो अब यह है कि ईरान का और चीन का गहरा रिश्ता है आजकल, और उसमें सवाए सिर्फ वन बेल्ट वन रोड का ही नहीं, बाकी दूसरी चीजों में भी ईरान और चीन काफी करीब हैं। तो हो सकता है कि इसके कारण चीनी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ईरान में आते रहे हों और ईरानी एक्सपर्ट्स जो हैं वो चीन में जाते रहे हों। तो हो सकता है कि इनके कारण उनको संक्रमण हुआ हो। अमेरिका के साथ टकराव के बीच ईरान भी 2019 में चीन के पाले में चला गया। उसने भी चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में हस्ताक्षर कर दिया। इसके तहत 2000 मील लंबी रेल पटरी बिछाई जाएगी जो पश्चिमी चीन से तेहरान होते हुए यूरोप में तुर्की तक जाएगी। ईरान के डॉक्टरों का मानना है कि ईरान में कोरोना वायरस या तो चीन के कर्मचारियों या फिर चीन से होकर आने वाले ईरानी व्यापारियों से फैला है। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने चीन पाकिस्तान के रिश्तों पर सनसनीखेज खुलासा किया है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने दावा किया कि चीन पाकिस्तान को सिर्फ अपने उपनिवेश देश यानी कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और जहां मौका मिलता है पाकिस्तान की बेइज्जती करने से भी बाज नहीं आता है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय अफेयर मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट में छपे एक लेख में उन्होंने कहा, पाकिस्तानी जल्द ही ये महसूस करेंगे कि उनके देश ने कितना खतरनाक सौदा किया है। पाकिस्तान ने एक ऐसे देश से समझौता किया है जिसने धर्म के आधार पर 10 लाख उइगर मुसलमानों को कैंपों में कैद कर रखा है। पाकिस्तानियों के मरने और उनके अपमानित होने पर चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइकल रूबिन के अनुसार चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग कोरोना के संक्रमण के खुले खतरे में जी रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गलियारे में रहने वाले लोगों को डर है कि गलियारे के साथ साथ चीनी व्यापार और यातायात बढ़ने से कोरोना का संक्रमण जंगल की आग की तरह देश में फैल सकता है। क्योंकि पाकिस्तान का जो वन बेल्ट वन रोड परियोजना है उसमें जो पाकिस्तान जितना संलिप्त है वो वैसा और दुनिया में कोई देश नहीं है। चीन के लोग वहां आ रहे हैं और कितने सारे प्रोजेक्ट वहां कर रहे हैं। एक पोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट तक का रास्ता बना रहे हैं, एक दूसरा पोर्ट बना रहे हैं। अब इन सब में जितने चीनी आए हैं और वो कहां से आए हैं और उसके साथ उनके साथ पाकिस्तानी चीन जा रहे हैं, वो किस तरह से जा रहे हैं, ये सब प्रश्न है। इतना ही नहीं, फरवरी महीने में चाइनीज नया साल मनाने के बाद हजारों चीनी मजदूर वापस पाकिस्तान में काम पर लौट आए हैं। चीन ने वहां पर कोरोना की रोकथाम के लिए कोई सुविधाएं नहीं की हैं। ऐसे में पाकिस्तान में कभी भी चीनी कोरोना बम फट सकता है। भारत ने कभी विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाई। भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है, लेकिन आज की परिस्थितियों में क्या करना देश हित में होगा, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना संकट के बीच भारतीय कूटनीति की भी अग्नि परीक्षा है। अगले कुछ वक्त में दुनिया का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलने वाला है। ऐसे में अगर दुनिया नए शीत युद्ध के चक्रव्यूह में फंसती है तो भारत के लिए कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस कोल्ड वॉर में भारत की स्थिति 90 के दशक वाली नहीं है। तब भारत गुटनिरपेक्ष था, लेकिन इस समय भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक साझेदार है। आज के दिन अमेरिका ने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रखा है और चीन के साथ उसकी मुठभेड़ है। तो भारत को अपनी नीति बड़ी सोच समझ के तय करनी पड़ेगी कि हम
अमेरिका का कितना साथ दें चीन को नीचे रखने में। चीन हमारा भी पड़ोसी है, हमारी भी शायद दिलचस्पी है कि चीन की मजबूती को रोका जाए। चीन भी यही कर रहा है, भारत को चारों तरफ से घेरा हुआ है, रिंग बनाई हुई है, पाकिस्तान का लगातार इस्तेमाल करता है। जल्द ही भारत को WHO में बड़ा रोल मिलने वाला है। ये रोल कोरोना संकट से पहले ही पिछले साल तय हो चुका है। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत चेयरपर्सन के रूप में नामित होगा। WHO के कार्यकारी बोर्ड में चेयरपर्सन के तौर पर भारतीय प्रतिनिधि की नियुक्ति ऐसे समय में होगी जब संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसी सवालों के घेरे में है। पहले तय नियमों के अनुसार WHO में भारत जापान की जगह लेगा। जापान को मई में इस महत्वपूर्ण पद को संभाले हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया समूह ने पिछले साल संगठन के कार्यकारी बोर्ड में भारत को 3 साल का कार्यकाल दिए जाने पर सर्वसम्मति से सहमति जताई थी। इस समूह ने क्षेत्रीय समूहों के बीच 1 साल तक रोटेशन के माध्यम से भी चेयरपर्सन के पद के लिए भारत को नामांकित किया था। ऐसे में मई के आखिर तक भारत अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। अमेरिका, जापान समेत यूरोपीय देशों का भारत पर दबाव होगा कि वो चीन के खिलाफ WHO में आवाज उठाए। ऐसे में जब WHO पर चीन का बड़ा कंट्रोल है और अमेरिका लगातार WHO की भूमिका पर सवाल उठा रहा है, भारत को सधी हुई कूटनीति से काम लेना होगा, क्योंकि चीन न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा निर्यात का साझीदार है बल्कि पड़ोसी भी है।